students, this is Tanu Tiptan. Hope you are well and doing great. And today we will discuss about on the topic of organization theory. देखिए ये जो टॉपिक है आपकी ग्रेजुएशन के अंदर भी आता है, आपकी मास्टर्स डिग्री के अंदर भी आता है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हैं या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम से या फिर मैं कहूँ मैनेजमेंट स्ट्रीम से आप अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, जिससे मैनेजमेंट की थ्योरी भी कहते हैं या फिर मैं कहूँ कि उसे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कहते हैं। इसके अंदर मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ, इसके अंदर हम 3 थ्योरीज के बारे में मेन डिस्कस करेंगे। क्लासिकल थ्योरी है, नियो क्लासिकल थ्योरी है एंड मॉडर्न थ्योरी है। ये पूरे चैप्टर का सारांश है, आपको नजर आ रहा होगा 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। हम ये कह सकते हैं इसके 3 पिलर्स है। देन उसके बाद इनके अंदर भी आगे बहुत सारी कैटेगरीज है, ठीक है, बट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ का हम सिलेबस कर रहे हैं, सो ऑब्वियस ही बात है हम उसको प्रॉपर पैटर्न में लेके चलेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ बाकी जितनी भी जैसे थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी के अंदर, जैसे कि अभी 3 से 4 थ्योरी और इसके अंदर इंक्लूड करनी रहती है, बाकी क्लासिकल न्यू क्लासिकल के अंदर सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेम है। जैसे ब्यूरोक्रेटिक होता है, साइंटिफिक होता है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी, हेनरी फ्योल ने दी थी न्यू क्लासिकल के अंदर, एल्टन मायर और इब्राहिम मास्लो जी ने दी थी। और मॉडर्न थ्योरी के अंदर ये मैंने अभी 2 ही डिस्क्राइब की है, सिस्टम और कंटीजेंसी थ्योरी है। इसके साथ साथ आपकी क्वांटिटेटिव भी आती है और आपकी सब सिस्टम भी आती है, होलिज्म भी आती है, उनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्लियर है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इस वीडियो के अंदर क्या डिस्कस करने वाले। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम इन डेप्थ में बिल्कुल अच्छे से विद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि आपको पता है विदाउट एग्जाम्पल हमारी क्लास स्टार्ट ही नहीं होती है। देखिए मैंने आपको बात की है थ्योरीज के बारे में, ठीक है, थ्योरी कैसे आती है। अब आपके माइंड में कोई विचार होता है, आपके माइंड में कोई आइडियाज होते हैं, थॉट्स होता है, उसको एक्चुअल में सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। इसी तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, बिजनेस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती चली गई, वहाँ पर न्यू थ्योरीज का इनोवेटर होता रहा। क्लियर है? इतना समझ में बिल्कुल आसान टॉपिक है, मैं आपको विद ट्रिक्स के साथ इनके फंक्शंस को लर्न करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, अब देखो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले एक सेकेंड, मैनेजमेंट पहले क्या किया जाता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से किया जाता था। मैं आपको 19 के ईयर में लेके चलती हूँ, 19 के ईयर में चलते हैं और आज 2000 के दौरान आ जाते हैं हम, ठीक है। ओल्ड सेंचुरी से लेकर हम न्यू सेंचुरी तक पहुंचेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे हमारी क्लासिकल थ्योरी के बारे में, क्लासिकल थ्योरी के बारे में। देन उसके बाद हम नियो क्लासिकल थ्योरी करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न के ऊपर। अब देखो जैसे जैसे मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस आते रहे, इन्वायरमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आने के कारण, फ्लेक्सिबिलिटी आने के कारण, जो इन्वेंटर्स हैं, दैट मीन्स जो भी इसके प्रपाउंडर्स हैं, जो भी पर्सन ने इन थ्योरीज को इनोवेट किया है, उनके माइंड में ये विचारधारा आई होगी, उसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थ्योरी लाई गई है, ठीक है। मीन्स कि एक पर्टिकुलर सिनारियो होता है, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स के जाता है, जिसके बेसिस पे वो थ्योरीज बनती है, ठीक है। तो 19 से लेकर 1950 फिर आ जाता है एट द टाइम मॉडर्न टाइम के अंदर, इन सभी थ्योरीज के बारे में बात करें। इसको मैं रिलेट करती हूँ आपके फैमिली मेम्बर से। जैसे कि आपके घर में, सबके घर में हेड ऑफ मेंबर होते हैं, जैसे कि मैं आपके मान के चल रही हूँ सबके घर में दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी हैं, उसे बोला गया है मैनेजमेंट की थ्योरी। नाम से डिनोट करेंगे, याद करने में बहुत अच्छा हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। इस मैनेजमेंट की थ्योरी के आगे 3 पिलर्स हैं, ठीक है। मीन्स हम ये कह सकते हैं 3 बच्चे हैं इसके, 3 बेटे हैं, तीनों को हम लेके चलते हैं। ये मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ये मान लीजिए मिस्टर वाई है, ठीक है, ये मान लीजिए मिस्टर जेड है, ये इसके 3 बेटे हैं। तो हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट की थ्योरी हमारे पास कितनी है, 3 थ्योरी है। अच्छा, फिर उसके बाद क्लासिकल थ्योरी के फिर आगे पीढ़ियाँ चलती रही, ये दादाजी हो गए हैं, दादाजी हो गए हैं, ये आगे फिर आपके इनके बेटे हो गए हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड हो गया, फिर आगे इनकी भी पीढ़ी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर इनके भी 3 पिलर आ गए हैं, जैसे कि एक सेकेंड, पिलर ही खराब हो गया मेरा तो, ओ माय गॉड, सारा मिट गया। चलो, जैसे कि यहाँ पे इसके 3 पिलर हैं, ठीक है, मीन्स कि इसके भी 3 बच्चे हैं आगे,
इसके आगे 2 बच्चे हैं बच्चे, ठीक है, याद करने की तरीका है, अदरवाइज आप इसको सिंपली भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे बहुत सारे, बट मैं अभी फिलहाल आपको 2 ही समझाने वाले हूं, तो हम इसको 2 मान के चलें। तो आगे इस तरीके से पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है, थ्योरी भी क्या हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर 3 थ्योरी आई है। सबसे पहले ब्यूरोक्रेट को समझेंगे, फिर हम उसको FW टेलर साइंटिफिक को समझेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव को समझेंगे। यहाँ पे इन्होंने फोकस किया था ह्यूमन बीइंग के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने केवल अपने प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया था। क्लासिकल थ्योरी बस उसके ऊपर ध्यान करती है कि जैसे भी बने, ठीक है, हमें प्रोडक्शन करना है, इस तरीके से प्रोडक्शन करना है कि आपकी कॉस्ट कम आए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ह्यूमन की रिलेशन कैसा होना चाहिए, ह्यूमन की भावना, मीन्स की ह्यूमन बीइंग को एज अ मशीन ट्रीट किया गया था इन केस ऑफ द क्लासिकल थ्योरी। ओके, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वहाँ पर ये देखा इन पर्सन्स ने, जैसे कि एल्टन मायो हो गए हैं, अब्राहम मास्लो हो गए हैं, हर्सबर्ग हो गए हैं, ठीक है, इन सभी पर्सन्स ने क्या देखा कि इंसान की भी एक इच्छा होती है, इंसान की भी वैल्यू होती है। उन्होंने नियो क्लासिकल के अंदर ह्यूमन बीइंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, तो इसको हम ये कह सकते हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 थ्योरी आई थी, एक हमारे एल्टन मायो जी ने दी थी, एक अब्राहम मैस्लो ने दी थी, ठीक है। अभी लिख क्यों नहीं रही हूँ, क्योंकि अभी आपको मैं समझा के फिर यहाँ पे लिखूंगी, ओके। फिर उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर आप अच्छा कर रहे हो, आपने प्रोडक्शन के ऊपर भी ध्यान दिया, आपने ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी ध्यान दिया, जो कमियां क्लासिकल थ्योरी में थी आपने उसको मिटाकर कंप्लीट किया। फिर इसमें कुछ कमी आई नियो क्लासिकल के अंदर, इसने कहा आपने ह्यूमन बीइंग को तो देख लिया, बट इन्वायरमेंट को कौन देखेगा भाई, जरूरी तो नहीं है सबकी इंफ्रास्ट्रक्चर, सबके ऑर्गेनाइजेशन के विद इन इन्वायरमेंट सेम हो, इज इट नॉट पॉसिबल, राइट। फ्लक्चुएशंस तो हर जगह आती है, क्या पता इन्वायरमेंट में ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है किसी के लिए वो थ्रेट बन जाए। तो इन्होंने कहा मॉडर्न थ्योरी ने कि जैसी जैसी सिचुएशन है, कंटिजेंसी थ्योरी यही कहती है, जैसी जैसी सिचुएशन है वैसे वैसे आप अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग आप क्या करें, अपनी थ्योरीज को अप्लाई करें। तो मॉडर्न थ्योरी ये कह रहा है कि आप सोशल, आप इन्वायरमेंट, आप अपने सब सिस्टम, आप सभी छोटे छोटे पार्ट्स को अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी। क्लियर है, मोटा मोटा ये है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी। समझ में आ गया। दादाजी है, इनके 3 बच्चे हैं, फिर इनके एक्स के 3 बच्चे हैं, वाई के 2 बच्चे हैं और जेड के 2 बच्चे हैं। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू माई PDF, ओके। अदरवाइज जेड के आपके 4 चिल्ड्रंस बनेंगे, ठीक है, बट आपके सिलेबस के अंदर 2 ही गिवन है, सब सिस्टम थ्योरी एंड कंटीजेंट थ्योरी। अदरवाइज इसके अंदर क्वांटिटेटिव थ्योरी भी आती है, होलिज्म थ्योरी भी आती है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। क्लियर है, चलो अब थोड़ा सा इसके ऊपर पढ़ लेते हैं। मैंने ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग ऑलरेडी क्लियर कर रखा है आपको कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पर्सन के, जैसे ये लेवल होता है, राइट, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी समझाया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, आपका एक ढांचा होता है, ठीक है, जिसके अंदर सभी लोग मिलकर काम करते हैं। और वो मिलते क्यों है, क्योंकि इन सबको एक मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए टास्क, उनके लिए पाथ ऑफ कम्युनिकेशंस, ये सब चीज़ प्री डिटरमाइन होगी। सबको पता होगा कि कौन मेरा सुपीरियर है और कौन मेरा सबॉर्डिनेट है। हर एक पर्सन को सब चीज़ें इन्फॉर्म होगी, ठीक है। मीन्स की एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया जाता है, किसको क्या काम करना है, कौन किसको अपने काम को रिपोर्ट करने वाले, ये सब चीज़ एक्सप्लेन की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर है, अच्छा अब बढ़ते हैं हमारे पास थ्योरीज के ऊपर। देखो यहाँ पे नजर आ रहा है ब्यूरोक्रेट के बारे में सबसे पहले बढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको थ्योरी का मतलब समझ में आ गया है, थ्योरी क्यों आती है, इनके 3 पिलर्स को याद करने की ट्रिक आई होप आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम ब्यूरोक्रेट के बारे में समझते हैं। ब्यूरोक्रेट होता क्या है, ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है नौकरशाही जैसा, मीन्स की जो बोला है वही करो, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मीन्स की ह्यूमन बीइंग थी, अब आप ये ध्यान रखना क्लासिकल थ्योरी में ह्यूमन बीइंग को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, उनकी इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को, उनके सोशल स्टेटस को, उनकी रिक्वायरमेंट को किसी भी तरह की इंपॉर्टेंस नहीं दी है। फर्म को केवल और केवल अपने प्रोडक्शन से मतलब है, कितना ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर रही है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये जो तीनों के तीनों पर्सन है ना, जैसे मैक्स वेबर हो गया, XW टेलर हो गया, हेनरी फ्यूल हो गया है, इन तीनों के बारे में अगर बात की जाए, इन तीनों ने प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया है।
अच्छा, पढ़ते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट के फर्स्ट पॉइंट को, जो कि मैक्स वेबर ने दिया था। ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स है। इसको समझाने से पहले मैं नीचे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, देन उसके बाद समझेंगे। जो यहाँ पर मैक्स वेबर जी हैं, एक ऐसा पर्सन है, ये कहते हैं कि ना मैंने जो डिसीजन लिया है ना वो सभी लोग मानेंगे। ऐसा आपने कई बार क्लास के अंदर मॉनिटर को भी देखा होगा कि जो मैंने बोल दिया वो क्लास में होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो क्या होगी, आपको पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। इसी तरह से फर्म के अंदर भी ऐसी पॉलिसी अपनाई जाती है। फर्म ये कहती है कि जो टॉप मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं लोग, उनके द्वारा जो भी पॉलिसी, रूल, रेगुलेशंस, वर्कलोड जो भी डिसाइड किया है वो नीचे फ्लो होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, और वो फाइनली कंप्लीट करना है नीचे वाले लोगों को। यहां पर किसी भी तरह का फीडबैक नहीं होता कि हाँ ये आपको कोई सजेशन देना आप नहीं दे सकते, कहते नहीं हमें नहीं चाहिए, जो हमने बोला है वो कीजिए, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये पहला पॉइंट याद है, ब्यूरोक्रेटिक में किसी भी तरह का आपका फीडबैक नहीं होता, वन वे कम्युनिकेशन होता है। क्लियर है? दूसरा बात, आपको ये नजर आ रहा है एक हायरार्की है। यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बीच वाले मिडिल लेवल के लोगों के पास जाएगी, फिर लोअर लेवल के पास, देन फिर आपके पास फोरमैन आएगी। यहाँ पर एक हायरार्की स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन भेज आते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, तो ब्यूरोक्रेट मॉडल क्या है, आपकी हायरार्की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर आपका इन फॉर्मल स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे प्रिसाइज है, और फीडबैक बिल्कुल भी नहीं होता, वन वे कम्युनिकेशन है। 3 पॉइंट आ गया समझ में। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया था, मैक्स वेबर जी ने किया था। ये पर्सन है, ये थोड़ा सा खड़ूस, आप इसको इस नाम को इस तरीके से याद कर सकते हो, देखो एम है, इसका अपोजिट कर दो डब्ल्यू आ जाएगा, मैक्स वेबर। क्लियर है? याद करना, याद हो गया? अच्छा, दूसरा कहता है कि मुझे काम से मतलब है। ये कहता है मुझे केवल काम से मतलब है, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि इस वजह से उसने ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पर्सन का किसी भी दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप सेटअप होने नहीं दिया। कहने का मतलब इम्पर्सनल रिलेशनशिप है, काम से काम रखो, काम होते अपने घर जाओ। देयर इज नो पर्सनल रिलेशनशिप। आप अपने आपस में ग्रुप नहीं बना सकते। इसने ये बोला कि ग्रुप नहीं बनाना, इसकी सबसे ज्यादा मतलब ये कहूँ ना खड़ूस टाइप का जो रूल है, थ्योरी है, यही है ब्यूरोक्रेट। नौकरशाही तभी तो कह रहे कि जो बोला वो करो, जो नहीं बोला वो मत करो, दैट्स इट। अगर नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी एज अ पनिशमेंट लग सकती है, ठीक है। सो ये पॉइंट्स समझ में आ गए हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि दिस थ्योरी वाज डेवलप बाय द मैक्स वेबर। ये जो थ्योरी है मैक्स वेबर के द्वारा क्रिएट की गई है और डेवलप की गई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पता है 19 के अंदर आई थी, तब उसको क्या किया गया था, ये पर्सन आया, इसने क्या किया, इस कंसेप्ट को लेके आया और यहाँ पर इसने बोला कि जो भी रूल है, जो भी टास्क है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलेशनशिप है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। ये नहीं है कि अनक्लियर है। उसने कहा सब कुछ ऐसे रिटर्न फॉर्म में होगा, ठीक है। रिटर्न फॉर्म में होगा तो ऑब्वियसली बात है फॉर्मल को यूज किया जा रहा है, फॉर्मल स्ट्रक्चर पता है, फॉर्मल इंफॉर्मेशन पता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन भी पता होगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्रीसाइज मैनर में होती है, जैसा बोला है वैसे ही फॉर्म में होता है। जैसे कि आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं तो प्रिंसिपल को लेटर एक फॉर्मल लेटर होता है। अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो वो फॉर्मल नहीं होता, वो इनफॉर्मल होता है। तो ये कहते हैं कि पर्टिकुलर फॉर्म में एक फॉर्मल अथॉरिटी की तरह आपके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मल अथॉरिटी, राइट। एंड एनी डेविएशंस आर फाउंड इन द रूल। अगर किसी ने गड़बड़ की अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शंस, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर एंड रेगुलेशंस के ऊपर किसी ने भी अगर मतलब कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ी गलती हो गई है, तो उसके ऊपर बहुत सीरियसली क्या किया जाता है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, ठीक है। बहुत खड़ूसा लग रहा है ना, राइट। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर है, हायरार्की प्रोसेस है, यहाँ पर कम्युनिकेशन आपके हायरार्की में होते हैं और टॉप मैनेजमेंट ही इसमें क्या लेता है, डिसीजन लेता है। उम्मीद करेंगे टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। While the perform their job, there are the impersonal relationship. जब आप जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं, आपके बीच में एम्प्लॉइज टू एम्प्लॉइज बीच में किसी भी तरह का रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं होता और काम को यहाँ पर अच्छे तरीके से बांटा जाता है, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क की हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ऐसे स्ट्रक्चर में बनाए होने, मैंने आपको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए किया हो
थोड़ा जल्दी याद हो जाए आपको एग्जाम के अंदर, जैसे कहते हैं ना शॉर्ट नोट बनाने हैं, तो शॉर्ट नोट इस तरीके से बना सकते हैं कि डेवलप किसने किया है, मैक्स वेबर जी ने किया है। एक हायरार्की स्ट्रक्चर है, हायरार्की है तो फॉर्मल स्ट्रक्चर रहने वाला है, कम्युनिकेशन फॉर्मल रहने वाला है, रूल रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ क्या रहने वाला है, प्रिस्क्राइब रहने वाला है, डिसीजन कौन लेने वाला है, टॉप मैनेजमेंट रहने वाला है, रिलेशन कैसे रहने वाला है, इम्पर्सनल रहने वाला है, और डिवीजन किया जाएगा वर्क का प्रॉपर। दिस इज द ब्यूरोक्रेट मॉडल। चाहे इसकी ये बोले ना कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने देना, अगर इसकी डीमेरिट्स बोले आपसे कि इसकी डीमेरिट्स लिखनी है तो आप ये बताना कि इसके यहाँ पर किसी भी तरह का ह्यूमन की फीलिंग्स इमोशंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। सारा का सारा काम आप ना ही कम्युनिकेशन कर सकते, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, दैट मीन्स फीडबैक नहीं है। जो यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा रूड है ये कंसेप्ट थ्योरी, बट हाँ पहले टाइम में आपको भी पता है, जैसे अब तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो गई है फैमिलीज़ के अंदर भी। अब देखो पहले लड़कियों को कहाँ पढ़ने भेजते थे, है ना, नहीं भेजते थे ना, अब देखो सबसे ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ती है ना। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई अपने माइंड मत करना, ओके। सो यहाँ पर अब देखो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, मॉडर्न टाइम होता जा रहा है, अब क्या अब आप ऐसे चिट्ठियाँ लिखते हैं, नहीं लिखते। अगर आपको कोई मैसेज डिलीवर, अभी आपने व्हाट्सएप चलाया, ट्विटर चलाया, इंस्टा चलाया, फेसबुक चलाया, मैसेज विद इन 1 सेकेंड के अंदर आप किसी पर्सन को पहुँचा देते हो। तो यही बात यहाँ पे है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा इन थ्योरीज के अंदर भी चेंजेस होते चले जाएंगे। ये था आपका ब्यूरोक्रेट मॉडल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म आपको यहाँ पे बोला गया है नॉर्मेटिव इन नेचर है, मीन्स कि जो बोला है वही आपको करना है। ये एप्लीकेबल वहाँ होता था जहाँ पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की स्केल लार्ज होती थी और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता था, क्लियर है। रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है, मीन्स कि जो बोला है वही होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं हो सकता। इम्पर्सनैलिटी यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पर जो पावर है, जो आपके अथॉरिटी है, वो बहुत कम डेलीगेट की जाती है, मीन्स कि जो मेन, अब देखो डिसीजन कौन लेगा यहाँ पे, मैंने आपको बताया टॉप मैनेजमेंट लेगा, मीन्स कि उसने अपनी अथॉरिटी है ना, अपने पास जो उसके पास पावर है, उसने वो आगे अदर पर्सन को डेलीगेट नहीं की हुई। यहाँ पर सेंट्रलाइज पर्सन को क्या, सेंट्रलाइज कंसेप्ट को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। डिस्करेज किया जा रहा है इनोवेशंस को, मीन्स कि अगर कोई एम्प्लॉई एक नया कंसेप्ट लेके आ रहा है, नया थॉट्स आपको साथ शेयर करना चाह रहा है, वो नहीं, देयर इज नो नीड। यहाँ पे कहते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी आइडियाज़ की, आप अपने पास रखो, ठीक है। ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है। कॉस्ट तो देखो ऑब्वियस है कंट्रोल होगी, प्रोडक्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा जब भी फोकस होता है तो प्रोडक्शन आपकी ऑब्वियस है आपकी कम ही होगी, क्लियर है।